कि आप चाहे जितनी मर्जी खूबसूरत बिल्डिंग बनाने की कोशिश करो, जब तक तुम्हारे पास एक फाउंडेशन ना हो तब तक तुम्हारी बिल्डिंग टिकेंगी ही नहीं। इट इज द सेम फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ, बेचारों के साथ बड़ा बुरा होता है। उनको पढ़ा दिया जाता है कि पहले दिन से ये बात भड़का दिया जाता है कि यूपीएससी एक बहुत ही टफ एग्जाम है। पहले दिन से रॉकेट साइंस के टॉपिक्स किया करो, पहले दिन से एडवांस लेवल टॉपिक्स किया करो। ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल छोड़ो मत। इनफैक्ट आजकल तो ये तक बोला जाने लग गया है कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकंड सेशन। मैंने तुम्हारे साथ एक वादा किया है। वादा ये किया है कि मैं तुम्हें फाउंडेशनल टॉपिक्स ऑफ पॉलिटी पढ़ाऊंगा। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ, बेचारों के साथ बड़ा बुरा होता है। उनको पढ़ा दिया जाता है कि पहले दिन से ये बात भड़का दिया जाता है कि यूपीएससी एक बहुत ही टफ एग्जाम है। पहले दिन से रॉकेट साइंस के टॉपिक्स किया करो, पहले दिन से एडवांस लेवल टॉपिक्स किया करो। ये छोटी छोटी बातें बिल्कुल छोड़ो मत। इनफैक्ट आजकल तो ये तक बोला जाने लग गया है कि एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब बेकार की बातें हैं। और उसी के चक्कर में ये लोग अपनी बिल्डिंग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बेसिक लॉजिक ये समझाता है कि आप चाहे जितनी मर्जी खूबसूरत बिल्डिंग बनाने की कोशिश करो, जब तक तुम्हारे पास एक फाउंडेशन ना हो तब तक तुम्हारी बिल्डिंग टिकेंगी ही नहीं। इट इज द सेम फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। लेकिन क्या करे, प्रॉब्लम यह है कि सब कुछ बड़ा कमर्शियलाइज हो गया। सब कुछ, इंक्लूडिंग यूट्यूब, इंक्लूडिंग एजुकेशन। अब यूट्यूब पर लोग सेशंस बनाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि स्टूडेंट्स का फायदा होगा कि नहीं, वो ये नहीं सोचते कि लर्नर्स का फायदा होगा कि नहीं। डर लगता है ना सबको। उनको ये लगता है कि किसी तरह से पेज व्यूज आ जाए, किसी तरह से बहुत सारे कमेंट्स आ जाए, बहुत सारे व्यूज आ जाए, तभी पैसे बनेंगे, तभी कमर्शियल सक्सेस मानी जाएगी। ट्रेजेडी है यार, क्या करे। कमर्शियल सक्सेस के बिना भी काम नहीं चलता, और कमर्शियल सक्सेस करते तो बेचारे स्टूडेंट्स बर्बाद हो जाते। मैं अपना नुकसान करने को तैयार हूं। यस, नुकसान करने का मैं ये तैयार हूं कि मुझे मालूम है कि इन तरह के वीडियोस को ज्यादा लोग नहीं देखेंगे। ज्यादा लोग देखते भी नहीं है, उनको मजा भी नहीं आता, बोरिंग भी होता है। वो सोचते यार इसमें कुछ मजा नहीं आया, क्या कमेंट करेंगे, सर तो सिर्फ टॉपिक पढ़ा रहे, हमें उससे क्या फायदा, ना ये रॉकेट साइंस है और हमें तो मजा भी नहीं आ रहा है, कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है। इसमें इसलिए बहुत कम व्यूज आते, बहुत कम लोग देखते हैं, बहुत कम कमेंट्स होते हैं। बट मुझे मालूम है कि ये मेरे लर्नर्स के काम की चीज है, एंड आई एम रेडी टू रिस्क दिस कमर्शियल डिफीट सो कॉल्ड। कि यार देखेंगे कि यार इसमें तो यार सिर्फ 2000 व्यूज आए, सिर्फ 5000 व्यूज आए, इससे अच्छा हम कोई कंट्रोवर्शियल सा वीडियो देख लेते, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते। बट मैं क्या करूं, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। सो इफ यू वांट टू स्टडी, सीरियसली पढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें ये फाउंडेशनल टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। और ये फाउंडेशनल टॉपिक्स पढ़ने का काम आज हम सेकंड करेंगे। सेकंड इज प्रीएम्बल। आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट विल बी प्रीएम्बल। और एक बार तुम्हें प्रीएम्बल समझ में आ गया, बिलीव मी यू, यूपीएससी एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा हुआ ही नहीं है। कभी हुआ है क्या? मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ ही नहीं है शायद कभी कि यूपीएससी में प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन ना आया हो। सो मेक श्योर दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ दीज टॉपिक्स। इससे पहले मैं तुम्हारे साथ एक मेजर अनाउंसमेंट कर देना चाहता हूं, और वो मेजर अनाउंसमेंट इज कि हमारा ऑफर आया है आप लोगों के लिए 16,999 में अनअकैडमी का ये ऑसम रियलिस्टिक ऑफर है। प्लीज यूज द कोड SIDLIVE SIDLIVE और इसको ज्वाइन कर लीजिए एज सून एज पॉसिबल। आज हम लोग करेंगे प्रीएम्बल, बट टू अंडरस्टैंड प्रीएम्बल लेट मी एक्सप्लेन यू प्रीएम्बल है क्या। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो और एक सोच। चलो इस बुक को देखते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बुक। सबसे पहले जब किताब बनाई जाती है या कोई भी बुक लिखी जाती है तो उस बुक का एक नाम होता है, राइट? तो तुमने एक नाम लिखा, फिर तुम आमतौर पे देखते हो उस बुक के नाम के बाद एक इंडेक्स होता है। सो देयर इज एन इंडेक्स, राइट? और उसके बाद आप उसका कंटेंट लिखते हो। सो यू राइट द कंटेंट ऑफ दैट एंटायर थिंग। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, इसमें कोई डाउट तो नहीं। सो हम पहले बुक का एक फैसला करते हैं कि हम एक किताब लिख रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको इंडेक्स लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग लिखते हैं यार इंडेक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसी के बारे में हम आगे लिखना स्टार्ट करते हैं। करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इसी तरह से लिखा गया था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बिल्कुल इसी तरह से लिखा गया था। और उन्होंने लिखने के टाइम पहले बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए लिखेंगे, अमेरिका का संविधान लिखेंगे, फिर उन्होंने इंडेक्स लिखा। उनके इंडेक्स को प्रीएम्बल बोलते। मैंने क्या बोला? उन्होंने जो पहले लिखा उसे प्रीएम्बल बोलते हैं, उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। इंडिया ने प्रीएम्बल ऐसे नहीं लिखा।
इंडिया ने पहले किताब लिखना यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का प्रोसेस स्टार्ट किया। फिर प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद हमने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। फिर लास्ट में जो लिखा था उसको समराइज किया और उस समरी को बोला जाता है प्रीएम्बल। मैं समझा पाया इस बात को या नहीं? मैं फिर से बोलता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में पहले फर्स्ट प्रीएम्बल लिखा गया, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका लिखा गया। हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा, फिर उसको समराइज किया और उस समरी को बोला जाता है प्रीएम्बल। तो हमारा प्रीएम्बल इंडेक्स की तरह नहीं है, हमारा प्रीएम्बल समरी की तरह है ऑफ वॉट एवर हैज बीन रिटन। और इसका एक लॉजिक है, इसका एक प्रूफ है। प्रूफ ये है कि मुझे पता हो कि कौन सी तारीख को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम करना स्टार्ट किया था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम करना स्टार्ट किया था ऑन 9 दिसंबर 1946, लेकिन प्रीएम्बल पे तारीख लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन के काम के बाद लास्ट में प्रीएम्बल लिखा गया। सो 2 years 11 months 18 days के बाद जो लिखा गया वो समरी थी, वो जिस्ट था, वो एसेंस था of whatever had been written in the form of the constitution। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है जो हमारे प्रीएम्बल को अमेरिका के प्रीएम्बल से अलग करता है। सो हम लोग कैसे बोलेंगे? हम इसको लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में पहले लिखा गया प्रीएम्बल, उसके बाद लिखा गया द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा गया और लास्ट में लिखा गया प्रीएम्बल। आई होप मैं इस बात को समझा पाया हूं। तो प्रीएम्बल क्या है? 2 साल 11 महीने 18 दिन जो कुछ भी फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा, जो कुछ भी बाबा साहेब ने सोचा, जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ने फैसला किया, उसका जिस्ट है। अब इमेजिन कि मुझे आज कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, तो मैं संविधान पढ़ रहा हूं। तो मैं जब संविधान पढ़ूंगा तो मुझे कुछ चीजें उसमें दिखाई देगी और हो सकता है कि मुझे कंफ्यूजन हो कि पता नहीं इसका एक्चुअली मतलब क्या है, इसका यथार्थ क्या है, व्हाट इज द एसेंस टू इट। तो मैं कहां मुड़ के देखूंगा? तब मैं मुड़ के देखूंगा प्रीएम्बल में। इसीलिए प्रीएम्बल को बोला जाता है, प्रीएम्बल को बोला जाता है इज द की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं भाई धीरे ही पढ़ा रहा हूं, ओके? तुम लोग अगर एंटरटेनमेंट के रास्ते पर हो तो मैं तुम्हारा कुछ खास मदद कर नहीं पाऊंगा। एंटरटेन करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तुमको पढ़ाना है। तो अगर तुम पढ़ने के मूड में हो तो तुम पढ़ लो। तो प्रीएम्बल इज द की टू द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मुझे कोई कंफ्यूजन हो जाए ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, तो मैं जाकर प्रीएम्बल को देख लूंगा। इसीलिए प्रीएम्बल को बोला जाता है एज द लाइट हाउस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसीलिए प्रीएम्बल को बोला जाता है इट इज द पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसलिए प्रीएम्बल को बोला जाता है इट इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सब क्या मतलब बता रहे? ये सब ये बात बता रहे हैं कि प्रीएम्बल को अपने आप में मत पढ़ो, प्रीएम्बल को हमेशा कनेक्ट करो कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, अगर कोई कंफ्यूजन हो, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ही तुम प्रीएम्बल को रेफर करना। प्रीएम्बल अपने आप में कोई इफेक्ट नहीं रखता, बट प्रीएम्बल इन कनेक्शन विद द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हो जाता है, बिकॉज वो उसका मतलब बताता है। तो आज हम लोग एक बहुत बड़ा पर्पस सॉल्व करेंगे और आज का हमारा एम बहुत बड़ा है। आज सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रीएम्बल को मेमोराइज कर लें, हम लोग प्रीएम्बल पूरी तरह से समझ लें। बिलीव मी यू कि ऐसा शायद ही कोई एग्जाम आया है, ऐसा एक भी साल नहीं आया है
जब यूपीएससी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रियम्बल पे क्वेश्चन नहीं पूछा है। उसका एक बहुत इजी तरीका है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर तुम्हें प्रियम्बल मुंह जबानी याद हो वर्ड बाय वर्ड। So we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Full stop. तुम्हें पूरा प्रियम्बल इन एंड आउट इसी तरह से याद होना चाहिए। सो लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस। और आज का पहला वर्ड इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो ये हमारा पहला शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इससे क्या क्वेश्चन बनता है? इससे सवाल यह बनता है कि जी पावर क्या है, सोर्स ऑफ पावर क्या है। जिस सोर्स ऑफ पावर है ऑफ द प्रियम्बल इज द पीपल ऑफ इंडिया। तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आया भी हुआ है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी या सोर्स ऑफ पावर बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो आंसर इज वी द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल से सारी शक्ति है, सारी की सारी शक्ति एक्चुअली पीपल से निकल रही है। सो दिस इज, ये रूट्स है, ये ऑटोक्थोनी है, रूल्ड बाय द सॉइल है। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया से यहां तक स्टार्ट हो रहा होता है। ये है पहली कहानी जो हमें पहले कुछ 4 शब्दों से समझ में आ गई या 5 शब्दों से समझ में आ गई। तो हमेशा वी द पीपल ऑफ इंडिया हो गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया, तुम्हें क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द सोर्स ऑफ अथॉरिटी या सोर्स ऑफ पावर, कुछ मर्जी पूछ लिया जाएगा तो चिल्ला के बोल देना। देखो उसमें चॉइसेस ऐसे लिखी होती है, उसमें लिखा होता है सोर्स ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोर्स ऑफ पावर पार्लियामेंट, सोर्स ऑफ पावर सुप्रीम कोर्ट और सोर्स ऑफ पावर या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऐसा लिख दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और आखिरी में लिख दिया जाएगा पीपल। जरा भी टेंशन मत लेना, जरा भी टेंशन मत लेना कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी इज ऑलवेज गोइंग टू बी पीपल ऑफ इंडिया। घबराना मत, यही आंसर है। दिस इज नथिंग टू वरी। अब आगे क्या है कि पीपल ने फैसला किया, हमने फैसला किया, सॉलेमली रिजॉल्व किया कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, किसने फैसला किया? पीपल ने फैसला किया। देखो 9 दिसंबर 1946, दिमाग लगाओ, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठ गई थी, संविधान सभा ने अपना काम करना स्टार्ट किया था। 9 दिसंबर 1946 को तो हम आजाद भी नहीं हुए थे, लेकिन अगर हम इस तरह से सोचने लग जाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा यार हम तो आजाद भी नहीं हुए। लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जब पास हुआ तब यह क्लैरिफाई किया गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक सॉवरेन बॉडी हो जाएगा। सॉवरेन बॉडी का मतलब जो भी पावर मिलेगी वो पीपल से मिलेगी। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद हमारी सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यानी कि पावर कहां से आई है? पावर आ रही है पीपल से। आगे स्टार्ट करेंगे। सो पहला वर्ड इज सॉवरेन, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है मेरे देश पर किसी एक्सटर्नल इंफ्लुएंस से हम फैसला नहीं करेंगे। हम लोग एक्सटर्नली फ्री है, पूरी तरह से फ्री है। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया हुआ है तो क्या इससे मेरी संप्रभुता पे, सॉवरेनिटी पर सवाल उठता है? नहीं उठता। वाई? बिकॉज वी आर सॉवरेन, राइट। अगर मैंने कॉमनवेल्थ ज्वाइन किया हुआ है तो क्या इससे मेरी सॉवरेनिटी डैमेज होती है? नहीं डैमेज होती है, इससे भी नहीं डैमेज होती। अच्छा, मैंने ब्रिक्स ज्वाइन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने G20 ज्वाइन किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा जो मेरी सॉवरेनिटी पर सवालिया निशान उठाता है। तो ये कहां लिखा हुआ है? ये है वर्ड सॉवरेन में। सो दिस इज द वर्ड सॉवरेन। सो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign। आगे नेक्स्ट वर्ड इज सोशलिस्ट। नाउ प्लीज, इंटरेस्टिंग बात यह थी कि सोशलिस्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था। यह वर्ड लिखा आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। किससे आया था जी?
जी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से सोशलिस्ट वर्ड डाला गया था इन द प्रीएम्बल। तो ओरिजिनली जब हमारा रिपब्लिक डे था 26 जनवरी 1950 का, तो उस दिन अगर मैं प्रीएम्बल खोल के देखता तो उसमें सोशलिस्ट वर्ड ना मिलता। ये कब डाला गया था? ये डाला गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अब सोशलिस्ट वर्ड एक इंटरेस्टिंग वर्ड है। क्यों? क्योंकि आमतौर पे जब मैं सोशलिस्ट वर्ड सोचता हूं तो मुझे लगता है ये मार्क्सिस्ट डेफिनेशन है, कार्ल मार्क्स वाला, जो यूएसएसआर में था, जहां पर बोला जाता था रेवोल्यूशन न करेंगे, क्लासलेस सोसाइटी बनाएंगे, स्टेट को हरा देंगे, उड़ा देंगे, सब कुछ, सारी पावर्स सेंट्रलाइज होगी, सारे रिसोर्सेज स्टेट के पास होंगे। उसको मार्क्सिज्म बोला जाता है। इंडिया ने वो सोशलिज्म नहीं अडॉप्ट किया। इंडिया ने जो ज्यादातर सोशलिज्म अडॉप्ट किया वो गांधीयन आइडियाज है। कौन से आइडियाज है सर? वो गांधीयन आइडियाज है। इसीलिए हमारा सोशलिज्म को एक नया नाम मिला और उसको नाम मिला डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तुम्हें ये क्वेश्चन आएगा, ये लिख लेना। ये मैं तुम्हें सो कॉल्ड बेसिक क्लास पढ़ा रहा हूं, लेकिन तुम इससे बहुत सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस कर सकते हो। तो तुम्हें कभी क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में मेजरली कौन सा टाइप का सोशलिज्म चलता है, तो बोलना इट इज अ मिक्सचर ऑफ मार्क्सियन सोशलिज्म और गांधीयन सोशलिज्म, बट मेजॉरिटी इट इज गांधीयन सोशलिज्म। इस कॉम्बिनेशन को बोला जाता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हो गया ये क्वेश्चन? सो हमारे पास हो गया वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमन रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट। एक और वर्ड 42nd अमेंडमेंट से आया और उस वर्ड को बोला गया सेक्युलर। सेक्युलर नाउ सेक्युलर वर्ड हमारे फिर से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, यह भी डाला गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 है। जरा कमेंट सेक्शन में लिखो कि अभी तक हमने कौन कौन से वर्ड डाल दिए। सर अभी तक डाल दिए सोशलिस्ट और दूसरा वर्ड है सेक्युलर। यह भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। अब सेक्युलर वर्ड का भी वेस्टर्न डेफिनेशन अलग है। वेस्ट में यानी कि यूरोपियन डेफिनेशन, जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन सेक्युलरिज्म, वो जो यूरोपियन सेक्युलरिज्म है ना, उसमें स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता है। मैंने क्या बोला? स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता है, वो कंप्लीटली अलग है। उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट डिवोर्स। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में ये फिर से जो कॉन्सेप्ट है ये गांधीयन कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सर्व धर्म संभाव। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सर्व धर्म संभाव, यानी कि स्टेट सारे रिलीजन्स को समान भाव से देखेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, यूरोप में क्या है? यूरोप में बोला है कि रिलीजन का स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर क्या है इंडिया में? इंडिया में यह है कि स्टेट सबको समान भाव से ट्रीट करेगा। मैं अजल से बंदा ये इश्क हूं, मुझे जोद कुफ्र का गम नहीं, मेरे सर को दर तेरा मिल गया, मुझे अब तलाशे हरम नहीं, मेरी बंदगी है वो बंदगी जो बाक़ैद देरो हरम नहीं, मेरा एक नजर तुम्हें देखना बा खुदा नमाज से कम नहीं। हम रिलीजन को एक स्पिरिचुअल फॉर्म में देखते हैं। इन अदर वर्ड्स, जो भी तुम्हारा कॉन्शियंस है, जो तुम्हारा बिलीफ स्ट्रक्चर है, उसको इंडिया अलाउ करता है। तुम्हें मूर्ति पूजा करनी है वो अलाउड है, तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं करनी है वो भी अलाउड है, तुम आस्तिक हो ये भी अलाउड है, तुम नास्तिक हो ये भी अलाउड है। ना तो हमारा स्टेट रिलीजन है, ना ही हम लोग एंटी रिलीजन है। ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, हमारा अपना ब्रांड ऑफ सेक्युलरिज्म है, जिसको गांधीयन भाषा में समझाया जाता है एज सर्व धर्म संभाव। बात समझ में आया? प्लीज याद रखना। अब तक दो वर्ड्स आ गए हैं। एक वर्ड आ गया है सोशलिस्ट, एक वर्ड आ गया है सोशलिस्ट, एक वर्ड आ गया है सेक्युलर, और ये दोनों वर्ड्स आए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। सो अभी तक हमने दो वर्ड्स ऐसे डाल दिए जो कि ओरिजिनली नहीं थे,
बट वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से इमर्ज हुए थे. सो लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज डेमोक्रेटिक, जनतंत्र. ये लिंकन ने बहुत अच्छी तरह से एक डेफिनेशन दे दी थी डेमोक्रेटिक है. गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल. यानी कि जो भी सरकार होगी वो जनता चुन के लाएगी फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. वो सरकार जो है वो तब तक ही रहेगी जब तक जनता चाहेगी. इन अदर वर्ड्स, अगले इलेक्शन में अगर हमारी जनता बोले नहीं यार हमें ये सरकार नहीं चाहिए, तो सरकार हट जाएगी. दिस इज कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक. लेकिन डेमोक्रेटिक वर्ड अकेला नहीं है. डेमोक्रेटिक वर्ड के साथ एक और वर्ड है एंड दैट वर्ड इज रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब यह होता है कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, जो हमारे राज्य का प्रमुख है, वो किसी परिवार की वजह से नहीं है, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है. क्या है वो सर? वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है. तो अगर तुम इंग्लैंड चले जाओ तो इंग्लैंड में जो राज्य का प्रमुख है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, वो या तो राजा होता है या रानी होता है. उसका कोई चुनाव थोड़ना हुआ होता है. वो या तो राजा है या रानी है. वो एक परिवार का मेंबर है, इसीलिए उसके बेटे को भी यही हक होगा या उसकी बेटी को यही हक होगा कि वो ऑटोमेटिकली हेड ऑफ द स्टेट बन जाए. तो वहां पर क्या है, क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हुई, कोई बात नहीं, प्रिंस चार्ल्स थे, अब वो किंग चार्ल्स बन गए. अब उनके बाद उनका बेटा बन जाएगा. इसको बोलते हैं मोनार्की, इसको बोलते हैं राजाशाही. हमारे यहां राजाशाही नहीं है, हमारे यहां पे गणतंत्र है, रिपब्लिक है. हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे केस में प्रेसिडेंट है. तो तुम्हें मालूम है प्रेसिडेंट हमेशा चुनाव करके आते हैं, तो उनका चुनाव होता है, इसलिए इसको बोला जाता है रिपब्लिक. सो हमारे पास है वी द पीपल ऑफ इंडिया. चलो एक बार रिवाइज करेंगे, सब लोग रिवाइज करेंगे, सब लोग लिखेंगे, सब लोग लिखो. वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. चलो जी, ये क्या हो गए सर? ये हो गए हमारे 5 शब्द. हमने क्या लिखा? सॉवरेन, फिर क्या लिखा? सोशलिस्ट, फिर क्या लिखा? सेक्युलर, फिर क्या लिखा? डेमोक्रेटिक, फिर क्या लिखा? रिपब्लिक. तो हमने लिखा सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. हमने ये सारे वर्ड्स लिख दिए. वेरी गुड. तो जब हमने ये सारे वर्ड्स लिख लिए, अब इसको क्या करना है? ये क्या है सर? इसको थोड़ा सा ऐड करो. क्या ऐड करना है? इनमें से इसको सर्कल करो. ठीक है, इसको भी सर्कल करो. क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था. ये कब था सर? ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42वें संशोधन से आया. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से आया. ठीक है सर. सर ये बन क्या रहा है? ये हो क्या रहा है सर? ये हो रहा है, ये है नेचर ऑफ इंडिया. क्या है ये? ये इंडिया का नेचर है. तो इंडिया के नेचर में 5 वर्ड्स बोलेंगे. क्या वर्ड्स बोलेंगे? सॉवरेन, जल्दी बोलो. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. तो ये हमारा नेचर है. इनमें से 2 वर्ड्स पहले नहीं थे. कौन से 2 वर्ड्स नहीं थे? सोशलिस्ट और सेक्युलर. ये बाद में आए. कौन सा अमेंडमेंट से आए? तो ये आए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976. सारे वर्ड्स आ गए. तो हमारे पास 5 वर्ड्स याद कर लो, बोलते जाओ. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. और इसमें से सोशलिस्ट क्या है? सोशलिस्ट आया 42nd से, सेक्युलर भी आया 42nd से. बाकी सब क्या थे? ओरिजिनल. यानी कि 26 जनवरी 1950 को भी ये वर्ड्स लिखे हुए थे. सिंपल एज दैट. सबको समझ में आ गया या नहीं समझ में आया? तो वी हैव सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. अब ये देखते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है. अब लिखा है एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स. मतलब सर ये हमारा इरादा बोला जा रहा है. अब हमारा एम बताया जा रहा है कि क्या बना रहे हो. आपने बना तो दिया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, लेकिन करना क्या चाहते हो यार? क्या बना रहे हो? क्या दे रहे हो सिटीजन्स को? क्या दे रहे हो? टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स.
तुम सिटीजन्स को कुछ देना चाहते हो, बिल्कुल। क्या देना चाहते हो? हम देना चाहते हैं जस्टिस, न्याय। क्या देना चाहते हैं? जस्टिस। कितने तरीके के जस्टिस दोगे? नंबर 1 सोशल, नंबर 2 इकोनॉमिकल, नंबर 3 पॉलिटिकल। भाई लिख नहीं रहे हो तुम लोग। कौन से 3 तरह के जस्टिस? जल्दी बोलो। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिखो तीनों वर्ड्स, इसकी फोटो खींच लो। 3 तरह के जस्टिस मिलते हैं हमारे यहां। कौन से? तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। सिर्फ ये 3, और कोई नाम मत लिख देना। ये कहां से आए सर? सर ये आए हमें रशियन रेवोल्यूशन से। ये कहां से हमने एडॉप्ट किया? सर ये हमने एडॉप्ट किया रशियन रेवोल्यूशन से। तुम्हें क्वेश्चन आएगा जस्टिस कितने टाइप का होता है, तो बोल देना 3 तरह के देते हैं। कौन कौन से? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। और ये कहां से एडॉप्ट किया? ये हमने एडॉप्ट किया फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। तो ये हमारा हो गया रशियन रेवोल्यूशन से। ऑलराइट, तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है? पहला हो गया नेचर। नेचर में क्या क्या आ गया? सर हमारे पास आ गया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। भरो ये जो मैंने SSSDR लिखा है, इसको भरो। फिर लिखो इसमें कौन सा कहां पर है? सर ये है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या है? तो ये है सोशलिस्ट। ये क्या है? सर ये है सेक्युलर। ये क्या है? सर ये है डेमोक्रेटिक। ये क्या है? ये है रिपब्लिक। ये क्या है? ये है सॉवरेन। अरे बाबा लिखा कि नहीं? 5 पॉइंट्स लिखने हैं। किसके बारे में? नेचर, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। वेरी गुड। फिर हमने लिखा एम, ऑब्जेक्टिव क्या है? एम, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव, सर ऑब्जेक्टिव में आपने अभी अभी लिखा है जस्टिस। कितने टाइप का जस्टिस? सर SEP। क्या है SEP? तो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। यहां तक सबको क्लियर हो गया या नहीं? ओके, सबको क्लियर हो गया यहां तक? अरे बाबा लिख नहीं रहे, कमेंट्स तो लिख नहीं रहे कोई। ओके, ऐसे टाइम पास करते रहो, राइट। थोड़े बहुत इधर उधर के कमेंट्स लेते रहो तो फायदा नहीं होगा। इसी क्लास को कर लो, तुम्हारा काम खत्म। आगे चलेंगे। नेक्स्ट मिलेगा लिबर्टी। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस के बाद क्या है? सर लिबर्टी। अब लिबर्टी किस चीज की है? सर थॉट, दूसरा एक्सप्रेशन, तीसरा बिलीफ, चौथा फेथ, पांचवा वर्शिप। मैं जो बोलना सोचना चाहता हूं मैं सोच सकता हूं, जो बोलना चाहता हूं मैं बोल सकता हूं। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। मैं जिसकी प्रार्थना करना चाहता हूं, मैं आस्तिक रहना चाहता हूं, मैं नास्तिक रहना चाहता हूं, सब अलाउड है। कहां लिखा हुआ है? लिबर्टी ऑफ 5 लिबर्टीज। कौन कौन सी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। लिखा? हाँ सर। लिबर्टी कहां से आया? लिबर्टी आया वर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन से। कौन सी रेवोल्यूशन से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। लिबर्टी कहां से आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। जस्टिस कहां से आया था? जस्टिस आया था रशियन रेवोल्यूशन से। यार मैं नहीं खेल रहा, तुम लोग लिख ही नहीं रहे हो। तो हमने क्या लिखा? सर हमने लिखा जस्टिस। भाई जस्टिस कौन कौन से थे? सर जस्टिस था सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी कौन से थे? सर लिबर्टी था थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। जस्टिस कहां से आया? जस्टिस 3 थे, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। जस्टिस कहां से आया? तो जस्टिस आया रशियन रेवोल्यूशन से। और लिबर्टी कहां से आई? तो लिबर्टी आई फ्रेंच रेवोल्यूशन से। यहां तक क्लियर हो गया? भाई क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? लिखोगे, यही क्वेश्चंस आएंगे। ये क्वेश्चंस याद हो जाने चाहिए अब तक। ऑल राइट, आगे चलेंगे। और भी कुछ देंगे क्या? फिर देंगे इक्वालिटी। फिर क्या देंगे?
इक्वालिटी, किस चीज की इक्वालिटी? सर स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। किसकी? सर स्टेटस की और अपॉर्चुनिटी की। तो क्या मिलेगी? इक्वालिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये भी कहां से आया? सर ये भी आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये भी कहां से आया? सर ये भी आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो अब तक क्या क्या हो गया है सर? फिर से करेंगे। ये आया जस्टिस। कौन कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। वेरी गुड, लिखा सर। जस्टिस आया, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। वेरी गुड। फिर क्या आया सर? लिबर्टी आई। लिबर्टी कहां से आई? द थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। ये पूरा लिखा हुआ होना चाहिए तुम्हारे कमेंट सेक्शन में। फिर क्या आया सर? इक्वालिटी आई। इक्वालिटी कहां से आई? सर स्टेटस से और अपॉर्चुनिटी से। ठीक है सर। ये कहां से आया? सर ये आया रशियन रेवोल्यूशन से। ये कहां से आया? ये आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये भी कहां से आया? ये आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये पूरा मुझे भरा हुआ चाहिए एब्सोल्युटली, बिना देखे ये कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ होना चाहिए। जस्टिस कौन कौन से है? सर सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी कौन से? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी कौन सी है? स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सर और भी कुछ है क्या? हाँ हाँ, एक और है। एक और क्या है? एक और है प्रमोट अमंग्स देम ऑल, फ्रेटर्निटी। प्रमोट अमंग्स देम ऑल, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? भाईचारा, ब्रदरहुड। हम सब भारतीय हैं, गाना सुनते थे एनसीसी में, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है। सो द पॉइंट हियर इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी हमारा तीसरा पार्ट है। ये वर्ड कहां से आया? तो ये वर्ड भी आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये वर्ड भी आया कहां से? फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो हमारे पास 3 कमेंट्स आ गए। कहां गया हमारा नेक्स्ट वर्ड? क्या आया? नेक्स्ट वर्ड आया फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी कहां से आया? तो ये भी आया फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ये है हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स। क्या है ये हमारे? तो ये सारे के सारे हमारे हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो नेचर ऑफ इंडिया क्या था? सर नेचर ऑफ इंडिया था सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ये है नेचर ऑफ इंडिया, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। एक ही स्लाइड में तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नेचर ऑफ द स्टेट क्या है? नेचर ऑफ द स्टेट है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। अब इसमें से थोड़े से टफ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। क्या? जैसे ये वर्ड 42nd अमेंडमेंट से आया, ये वर्ड 42nd अमेंडमेंट से आया, ये रशियन रेवोल्यूशन से आया, ये कहां से आया? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। ये कहां से आया? ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। ये वर्ड कहां से आया? ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? एवरीवन हैज अंडरस्टैंडिंग? तो इसको लिख लो। इतने भी लिख लोगे तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं सॉल्व हो जाएंगे। आगे चलेंगे। फ्रेटर्निटी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और था। यहां पर एक वर्ड देखो, यहां लिखा है एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड द इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। ये वर्ड जो दूसरा वर्ड है, ये इंटेग्रिटी दिख रहा है? ये इंटेग्रिटी वर्ड दिख रहा है सबको? हाँ जी दिख रहा है यार। ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 3 वर्ड्स आए, 2 वर्ड्स नहीं आए, 3 वर्ड्स आए। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 3 वर्ड्स आए। कौन कौन से वर्ड्स आए? सर पहला वर्ड आया सोशलिस्ट, दूसरा वर्ड आया सेक्युलर और तीसरा वर्ड आया इंटेग्रिटी। भाई 2 वर्ड्स नहीं आए माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। वर्ड्स आए सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। लेडीज एंड जेंटलमैन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 3 वर्ड्स इंसर्ट किए गए इन द प्रियम्बल।
सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। बहुत ही बढ़िया सर, हो गया हमारा। फिर लास्ट में हमारे प्रियम्बल में तारीख लिखी गई है। प्रियम्बल में तारीख क्या लिखी है? प्रियम्बल में तारीख लिखी है 26th डे ऑफ नवंबर 1949। तो हमारे क्या डेट लिखी हुई है? 26th डे ऑफ नवंबर 1949। यार कमाल की बात है, प्रियम्बल हमने तारीख लिखी 26th डे ऑफ नवंबर 1949, जबकि हमने रिपब्लिक डे मनाया 2 महीने बाद ऑन 26 जनवरी 1950। वाई? बात ऐसी थी कि 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन किया था। कांग्रेस ने लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन किया था। हम चाहते थे कि उस पॉलिटिकल इवेंट का महत्व बने रहे, और इसीलिए ऑल्दो हमने प्रियम्बल पे डेट लिखी थी 26 डे ऑफ नवंबर 1949, हम 2 महीना हमने इंतजार किया एंड 26 जनवरी 1950 को ही हमने प्रियम्बल को, कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से एनफोर्स किया। थोड़े बहुत आर्टिकल्स प्रियम्बल के साथ भी अडॉप्ट एनफोर्स हो गए थे, लेकिन ज्यादातर जो हुए थे वो हुए थे 26 जनवरी ऑफ 1950 को। तो ये क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। और उस दिन, जिस दिन प्रियम्बल एडॉप्ट हुआ, यानी कि जो 26 नवंबर 1949, तुम्हें तारीख आएगी कि कौन सी तारीख है, व्हाट इज द डेट रिटन ऑन द प्रियम्बल, तो तुम्हारा आंसर होगा 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर ऑफ 1949। उस दिन हमने एडॉप्ट किया, क्या वर्ड यूज करोगे? अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया एंड गेव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। क्या किया था सर? गेव टू आवरसेल्व्स। 3 वर्ड्स बोलेंगे। कौन कौन से 3 वर्ड्स है यार? 3 वर्ड्स है, एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गेव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। यही 3 वर्ड्स याद करना, कृपा करके कोई और शब्द मत यूज कर देना। एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गेव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हो गया यहां से प्रियम्बल, इतना समझ में आ गया, तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and the integrity of the nation. In our Constituent Assembly, on this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Everyone is clear with this or not? ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट, ये होती है प्रिपरेशन, तभी चांस होता है यूपीएससी क्रैक करने का। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस, और इसी तरह से इसको रिवाइज करना। दिस मार्क्स द एंड ऑफ सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 2 हमारा खत्म हो गया है। सेशन नंबर 1 फंडामेंटल राइट्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे किया हुआ है, उसको देख लो, समझ लो, पढ़ लो, नोट्स बना लो। सेकंड कर लिया प्रियम्बल, वेट फॉर द थर्ड सेशन। मैं 5 सेशंस करूंगा, उसके बाद जो रॉकेट साइंस करना कर लेना, लेकिन ये फाउंडेशन टॉपिक्स जरूर खत्म कर देना। आई होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस एंड जय हिंद।